एक पत्रकार का भी एक मजहब कह लीजिए, धर्म धर्म जो हमारा शब्द होता है, हिंदू धर्म कहते हैं जिसको, धर्म माने कर्तव्य भी उसका एक अर्थ निकलता है। तो ये आपका ड्यूटी है, आप ड्यूटी अच्छी निभा रहे हैं। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया कितने करूँ इस पॉइंट के पत्रकारों लिए। को हाँ हाँ, ले जाके मारा गया है, उसका भी तो हिसाब देना। बिल्कुल बिल्कुल फौज। बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकार मैं तभी कहता हूं कि रिस्क है वहां पर, इसीलिए मैं उनसे कोई, मैं समझ पाता हूं कभी कभी कुछ स्टेटमेंट्स उनको नपे तुले देने पड़ते हैं वहां की सूरत हाल के चलते। चलिए माथुर साहब पर मैं आता हूं। माथुर साहब, ये बहुत ज़रूरी था, एक तो बलोच वाला मामला समझना और पाकिस्तान की फ़ौज की एंगेजमेंट को वहाँ पर समझना, लेकिन अब ये जंग के सूरत हाल ये किस स्टेज पर पहुँच गए हैं। हर कोई वहाँ पर कह रहा है जंग होगा जंग होगा, और न्यूक्लियर थ्रेट्स तो ऐसे ही दिए जा रहे हैं जैसे पता नहीं कोई पाव पाव किलो का कोई सब्जी वहाँ से फेंकनी है। टैक्टिकल न्यूक्स को इतना मजाक बना दिया गया है वहाँ पर। कभी बिलावल कह देते हैं कि भाई वहाँ से पानी रोका तो हम खून बहेगा उधर से। इस तरीके से पानी रोकने का असर तो मुझे लगता है बहुत खतरनाक वहां पर हुआ है। लेकिन अब मुझे यह भी लगता है कि भाई भारत इतना उनको तंग कर देगा कि जंग की शुरुआत वहां से ना हो जाए, उधर से कोई ऐसा ना गलती वो कर बैठे कि फिर भारत कहेगा ये तो एक्ट ऑफ वॉर अब हुआ है। हाँ शिवम, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, मुझे जी थोड़ा सा एक दो लाइन जो पहले डिस्कशन चल रहा था उसमें ऐड करने की इजाजत दीजिए। जी जी। क्या होता है देखिए कि पाकिस्तान में सेना, ये मैं इसलिए कहता हूं हर बार क्योंकि पाकिस्तान के मेरे मित्र यहाँ बैठे होते हैं, बलोच मेरे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, सब इन लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब एक रेडिकलाइज्ड आर्मी का पूरे देश के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है तो उस देश का डेवलपमेंट इवोल्यूशन खत्म हो जाता है शिवम। बिल्कुल। वो देश इवॉल्व नहीं हो सकता कभी भी। जब तक आप किसी रेडिकलाइज्ड आर्मी के जनरल्स के पूरे कब्जे में पूरा देश रहेगा तो उसका कोई, और यही वजह है कि आज से 50 साल पहले पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो इंडिया से बेहतर थी शिवम। आई हैव नो हेजिटेशंस इन एक्सेप्टिंग दैट। बेहतर मतलब काफी दर्जे बेहतर थी। और आज आप वहां की परिस्थिति देख लीजिए, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो वहां की आर्मी है। वो आर्मी अपने प्रोफेशन के अलावा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है या वो है, और मैं ये कह रहा हूं कि उस अलावा इतने काम अलग करते हैं जिससे कि उनका अपना जो प्राइमरी टास्क है बिल्कुल। उससे कहीं ना कहीं फोकस अलग है। और वो काम जो उनका नहीं है जब वो करेंगे तो उसका परिणाम जो आज पाकिस्तान भुगत रहा है वही होगा। माथुर साहब, मैं हाँ, आपके पॉइंट में ये ऐड करना चाहता हूं, आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। जो काम उनको नहीं करने हैं वो सारे वो कर रहे हैं। अब जो उनका मेन काम है वही बात है ना कि भाई प्रोफेशनलिज्म में यही होता है कि एक्सपर्टीज डेवलप करनी है। एक फौजी की एक्सपर्टीज है कि भाई युद्ध की स्थिति में, या फिर आप चाहे एनएसजी कमांडो आप हो, चाहे आप बीएसएफ के जवान हो, चाहे आप पुलिस में हो, तो आपकी स्किल सेट ये जरूर है। अब आप सोचिए कि पुलिस वाला व्यक्ति दुकान भी बीच में जाके लगाता है और वो प्रोटेक्शन भी देता है, और वो आर्मी वाला बीच में रियल एस्टेट का भी काम कर रहा हो, चाहे उनके रिटायर्ड हो या वो हो, तो वो डेविएशन इतना हो जाता है कि जब युद्ध लड़ने का टाइम आता है तो वो प्रोफेशनलिज्म का जो एक ग्राफ है, वो जो बार है, वो भी तो एकदम धड़ाम से नीचे जा रहा है। इसीलिए तो ये इनसिक्योरिटी है। वरना तो एरिया वाइज में तो इजराइल भी छोटा है, लेकिन उसको डर नहीं लगता, बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस जो कर रहे हैं वो बिजनेस करेंगे और जिनको लड़ना है वो लड़ाई करेंगे। हर एक आदमी, यही मैं कह रहा हूं। आपको मैं एक प्रश्न साधारण सा अगर मैं पूछूं आपसे कि 93,000 बिल्कुल 93,000 ट्रेंड बैटल हार्डन्ड आर्मी सरेंडर किन हालात में कर सकती है? टेल मी, क्या हालात ऐसे हो सकते हैं कि 93,000 वेल ट्रेन्ड बैटल हार्डन्ड आर्मी सोल्जर्स, जिसमें 2 लेफ्टिनेंट जनरल, पता नहीं कितने और जनरल हैं, बिल्कुल कब वो सरेंडर कर सकते? वो सरेंडर तब करती है शिवम जब वो अपना काम नहीं करते हैं। वो आर्मी पिछले 8 महीने से बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ लूट और बलात्कार कर रही थी। जब आपका फोकस अपने टास्क से हटके लूट और बलात्कार में आ जाता है तब आप लड़ नहीं सकते, ये मेरा मानना है। ये मैंने भी 4 दशक सेना में निकाले हैं। मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ। जब फोकस जो होना चाहिए फौज का, वो फोकस आज आप मुझे बता, न केवल आज, आप सन 49 से लेकर आज तक बता दें कि भारतीय आर्मी के किस जनरल ने कौन सा पॉलिटिकल स्टेटमेंट या रिलीजियस स्टेटमेंट या डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट कब दिया।
बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक बता देंगे तो मैं उसके बाद इसके बारे में बात करना बंद कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर जब राजनीति में, आप डिप्लोमेसी में, आप इकोनॉमी में, आप ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह आप अपना दखल रखेंगे तो फिर आप अपने मेन टास्क से अलग हो जाएंगे। और दूसरी बात ये होती है कि जब आपका फोकस, राइटनेस, जो लड़ने के लिए चीज ताकत आपको अंदर से देती है, हाँ, शिवम, हाँ। 40 साल मैं बता रहा हूं, वो पैसा नहीं होता, बिल्कुल वो कोई और चीज नहीं होती। लड़ने के लिए जो ताकत आती है वो आपके देश के लिए और राइटनेस के लिए, जो चीज आप सही समझते हैं, अगर वो आपको पास है तो आप मोटिवेटेड होंगे और आप अपनी जान देने को तैयार होंगे। ये मेरा मानना है। अब स्थान पे चढ़ाई करेंगे, किसी ने भी नहीं कहा, ना नरेंद्र मोदी ने, ना राजनाथ सिंह ने, ना अमित शाह ने, ना किसी ने। तो अब ये जो रिएक्शन है उसकी मैं वजह बताता हूं। देखिए शिवम, दो इंपॉर्टेंट वजह हैं इसकी। पहली बात, भारत की पॉलिटिकल विल, जो कि ये 19 सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के समय देखी जा चुकी है। और दूसरा, मिलिट्री कैपेबिलिटी। मिलिट्री कैपेबिलिटी, देखिए ये बात ओपन डोमेन में है, इसमें कोई किसी को बुरा मानने की या समझने के में अड़चन लाने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है दुनिया की, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है, फोर्थ लार्जेस्ट नेवी है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, इकलौती दुनिया में सिर्फ 3 है जिनके पास 2 या उससे अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। बिल्कुल, कोई मुकाबला नहीं है। तो ये जब इतनी परिस्थिति है तो मिलिट्री कैपेबिलिटी और पॉलिटिकल विल, जब इनकी सिनर्जी जब नजर आती है तो इस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता है। हर एक पाकिस्तान के लीडर ने कहा है, चाहे वो एम्बेसडर हो रशिया में या लीडर हो, रेलवे मंत्री हो रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, हर एक ने कहा है कि हम एटॉमिक बम छोड़। बिल्कुल। ये ताकत का मुजाहरा नहीं करता शिवम, ये कमजोरी की निशानी है। और ये निशानी इसलिए है कि ये खौफ है कैपेबिलिटी और पॉलिटिकल विल की सिनर्जी का। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात आपने जो बात यहाँ पर की, पॉलिटिकल विल के साथ साथ जो मोटिवेशन एक फौजी को चाहिए, मैं बार बार वही बात कहता हूँ कि भाई कोई भी ऐसे कितने भी पैसे दे दिए जाएं, किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ये लो भाई 1 करोड़ रुपए लो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूँ, तो जाओ, तुम्हें बस एक गोली खानी, तुम्हें मरना है, तो वो कोई व्यक्ति नहीं करेगा। और कोई भी सेना में जो जवान शामिल होता है उसको पता होता है मेरे को कितना रिस्क है, और कोई भी दिन मेरा आखिरी दिन हो सकता है, कोई भी सांस मेरी आखिरी सांस हो सकती है। और ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी फ़ौज के पास इस वक्त लड़ने की कोई अहम वजह नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो टेररिज्म को माने ना माने ओपन प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने तो कह दिया है ये, संजीव श्रीवास्तव जी, ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से तो कहा गया, वी हैव बीन डूइंग द डर्टी वर्क ऑफ यूएस, ब्रिटेन, 3 साल से, इतने लंबे समय से हम उनका डर्टी वर्क कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम खुद मार झेल रहे हैं। अब मैं मतलब इनके ओपन प्लेटफॉर्म पर इतना ज़्यादा झूठ बोलना, ठीक है, नेता झूठ बोलते हैं, लेकिन कुछ तो हद रखिए। इंटरनेशनल लेवल पर झूठ बोलना ये तो ज़्यादा हो गया ना। देखिए शिवम जी, जैसा कि मेजर जनरल माथुर सर ने कहा कि जो मोटिवेशन है वो भारत की सेनाओं में फुट करके भरा है, क्योंकि ये जो पूरा युद्ध हम जब भी पिछले युद्ध भी लड़े हैं, वर्तमान समय में भी जो कार्रवाई करने जा रहे हैं, उसको हमें पता है कि ये कार्रवाई जस्टिफाइड है, ये न्याय की लड़ाई है, ये किसी भी आतंकी कृत्य को सजा दिलाने की लड़ाई है, राइचियसनेस की लड़ाई है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, तो पाकिस्तान के लीडर्स का जो ख्वाजा आसिफ का आपने बयान देखा कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि हम तो डर्टी वर्क आपके लिए करते ही रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसी तरीके की बातें कही कि हम पहले भी हमने ऐसा लगातार किया है। इमरान खान ने भी इस तरीके का कन्फेशन पहले किया था। तो इनकी जो अंदर इस बात को ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने गहरे अपराध किए और अनेक डर्टी वर्क्स को वो करते रहे हैं और ये आज भी कर रहे हैं। तो इनके अंदर की जो आर्मी की, उनके अंदर की सेनाओं का जो मोटिवेशन लेवल है वो हो नहीं सकता और उसका कोई मैच नहीं है। और भारत की जो कार्रवाई है, देखिए मैं इस बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र है। भारत आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई को करने के लिए संकल्पबद्ध है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई ये भारत करके ही दिखाएगा और करके ही दम लेगा। और ये बात हमारे रक्षा मंत्री हो, हमारे जो गृह मंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्री और सबसे बड़े हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस बात को कहा था कि जो परपेट्रेटर्स हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके छिप जाए, उनको एंड्स ऑफ द अर्थ से हम
खोज निकालेंगे और उनको जस्टिस तक पहुंचाएंगे। तो ये जो संकल्प है, नहीं, ये बड़ा संकल्प है, ये राइचियसनेस की लड़ाई है, ये आतंकवाद के ऊपर विजय की लड़ाई है, ऐसे लोगों के विरुद्ध ये लड़ाई है जो कि सभ्यताओं के विरुद्ध के बीच में टकराव को बढ़ाने की साजिश रच रहे हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में टकराव को बढ़ाने की साजिश रच रहे हैं। ये उसी तरीके की का हमला था। संजीव जी, क्या ये मतलब मुझे एक नपतुला यहाँ पर रिएक्शन भारत का इसलिए भी समझ में आ रहा है कि कुछ देश तो चाहते हैं कि युद्ध हो जाए, भारत एंगेज हो जाए पाकिस्तान के साथ। भारत भी अगर एंगेज होता है, ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारा एक भी रुपया ज़ाया नहीं होगा या फिर कोई और थर्ड कंट्री इसको स्पॉन्सर करेगी। पाकिस्तान में तो इतनी परेशानियां वैसे हैं कि अब मूडीज़ में रेटिंग ख़राब हो गई, वो तमाम चीज़ें, वो तो जाएगा ही जाएगा, डूबेगा डूबेगा, लेकिन यहाँ पर भी एक गहरा प्रभाव छोड़ दिया जाएगा। क्या ये इंडियन गवर्नमेंट उसको समझ के थोड़ा आराम से यहाँ पर रिएक्शन दे रही है? और क्योंकि अगर हमें टारगेट्स ने जिस तरीके से हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया है, तो हम भी वहां पर टारगेट करके ही तो रिस्पांस दे सकते हैं। माथुर साहब, आप पर मैं आऊंगा। संजीव जी, एक क्विक रिस्पांस आपका, फिर बलोच साहब पर भी। देखिए, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। भारत का जो एक्शन होगा वो डिटरमिन्ड होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, क्रेडिबल होगा और ये काउंटर टेररिज्म मेजर्स के तहत लिया गया एक्शन होगा। और इसके बाद पाकिस्तान की लीडरशिप, जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो वहाँ के रियल रूलर्स हैं, अब इसको वो किस तरीके से लेते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल। लेकिन यदि भारत के ऊपर युद्ध रोकने की कोशिश की गई तो भारत उसी तरीके का रिस्पांस करेगा जैसा कि पिछले 4 युद्धों में किया गया है, और ये पाकिस्तान के विखंडन का भी कारण बनेगा। ये बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। मुझे तो लगता है अगर पाकिस्तान ने गलती की तो ये युद्ध जो है केवल भारत पाकिस्तान तक नहीं रहा। अगर तुर्की भी जो अगर अपने डिस्ट्रॉयर को वहां पर ला के वो बेवकूफ़ी करने का प्रयास करेगा तो फिर ठीक है, न्यूक्लियर हम भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर हमारी मिसाइल की जद में तो पूरी दुनिया आ जाती है, वो कौन ही हमसे बच पाएगा। और कोई कम ही देश हैं, जिस तरीके से माथुर साहब ने बोला है कि भारत से एंगेज करना कोई चाहे तो वो कर पाएगा। और एक तरीके से मुझे माथुर साहब ये भी लगता है कि जब युद्ध की स्थिति करीब आती है तो आप अपनी मिलिट्री प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, आप अपने हथियारों का जायजा लेते हैं, देखते हैं बंदूक की नाल ठीक है कि नहीं, गोला बारूद है कि नहीं, और अपने आप को रैंप अप करते हैं, रिवैम्प करते हैं, और आप तैयार होते हैं एक बड़े लेवल के लिए, जो कि भारत के लिए जरूरी है। हम हमेशा एक पुराने कि भाई हमें समझना है पाकिस्तान से लड़ना तो है ही है, लेकिन हमें चीन के लिए भी तैयार रहना है, और कभी हो कुछ बड़ा तो चाहे बड़े बड़े देशों के संगठन हो, उनसे भी एंगेज करने की शक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। माथुर साहब कुछ कोई कहना चाहें, फिर आप बोलिए, फिर रज़ाक साहब। एक लाइन में 5 सेकंड में, आप 10 सेकंड में बताऊंगा। वो क्या है कि देखिए, भारत की आज ऐसी परिस्थिति है, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि भारत की क्या स्टैंडिंग है कि भारत के प्रधानमंत्री जुलाई 2024 में रशिया जा सकते हैं, जो अगस्त में यूक्रेन जा सकते हैं, उसको फॉलोड बाय फ्रांस कर सकते हैं, फिर अमेरिका जाते हैं। हम लोग S-400 रशिया से ले रहे हैं, चिनूक ले रहे हैं अमेरिका से, और रफेल ले रहे हैं फ्रांस से। कोई दूसरा देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये कर सके, और कोई उसके ऊपर एक नए पैसे का भी सैंक्शन ना लगे। उसकी मैं वजह बताता हूं। देखिए, भारतवर्ष की जो सैन्य शक्ति है, खास करके जो भारत की नौसैनिक शक्ति है, वो इस वजह से है कि भारत आज एक ऐसी परिस्थिति में है कि वो एक पावर प्रोजेक्शन, एक्स्ट्रा रीजनल पावर बनने की कगार पे है, और हमें पावर प्रोजेक्शन करने की आवश्यकता है भारतवर्ष के जो एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस हैं उसके बाहर। उदाहरण के लिए इंडो पैसिफिक में तो ये मुझे लगता है ये वजह है कि हम एक बहुत पावरफुल सैनिक शक्ति हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, किसी को ये नहीं बताया जा रहा है कि हम बहुत ये हैं वो हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो देखेंगे क्या क्या एक्शन लेना है, लेकिन ये बात आप मान लें कि भारतवर्ष का जो रिस्पॉन्स है, वेरी वेरी मेजर्ड, कैलकुलेटेड, ग्रेजुएटेड। बिल्कुल जहां बम गिराना है वहीं बम गिरेगा, जहां जरूरी है वहीं पर यहाँ गिरेगा। रज़ाक बलोच साहब, आप कुछ यहाँ पर कहना चाह रहे थे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जरा इससे हटके हमारे दोस्त ने कहा मारंग बलोच जो है उन्होंने हथियार तो नहीं उठाया था, उन्होंने एक पॉपुलर मूवमेंट चलाया था, वो बहुत फेमस है बलूचिस्तान के अंदर। हमारी बेटी जो है, उन्होंने अपना एक पावर दिखाया कि जो सॉफ्ट पावर है वो क्या होता है। अब ये उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं उनके हाई कोर्ट का चेहरा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चेहरा जो है, वो अंदाजा आप लगाएं कि उनको इतना हिम्मत नहीं है कि मारंग बलोच के केस में कुछ फैसला दे दें। अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करें, तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट का भी तो मुंह काला है, हमें मालूम है, लेकिन मसला ये है कि ये सारे आर्मी कंट्रोल्ड कोर्ट हैं, समझे ना।
अब ये इस तरह की जो हरकतें करते हैं और फिर हमारे नौजवान जो है वो देखते हैं हमको इंसाफ नहीं मिलता है, अगर वो हथियार उठा के पहाड़ों पे जाते हैं और इनको सबक देते हैं और फिर इनको तकलीफ भी होती है। हमारा सिर्फ मसला ये है कि ये मुल्क जो हिंदू नफरत की बुनियाद पे बना है, इसके लिए आपको कोई कदम उठाना पड़ेगा। उसके जब तक ये मुल्क है, ना आप चैन से जी सकते हैं, ना सिंधी चैन से जी सकते हैं, ना बलोच चैन से जी सकते हैं, ना पश्तून चैन से जी सकते हैं, ना गिलगित बल्तिस्तान वाले, ना कश्मीर वाले। अब मुझे सिर्फ दोस्त से मेरा ये सवाल है कि हम जो अपने हथियार उठा के बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, कश्मीर में कौन लड़ रहा है? कश्मीर के लोग जितना से फ्लॉरिश कर रहे थे और कितना खुश थे और कितना टूरिज्म हो गया था, और उसमें जाके आपको जो जेलसी हुई और आपने जो अपना जाके हरकतें की हो, उसका सबक तो इनको मिलना ही मिलना चाहिए। मेरा ये है आग्रह, बिल्कुल जो है ना, रिक्वेस्ट। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ज़मीर अली जी, एक बात ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के सूरत हाल के बारे में आपने बताया, आपने पाक आर्मी में चाहे करप्शन है नहीं है, मैं एग्जैक्टली आपको पॉइंट नहीं करके, लेकिन आपने थोड़ा सा हिंट हमें दे दिया। मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करने में, वहाँ के माइंडसेट को डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में लाने में, और अपने देश की उन्नति और अपने लोगों की उन्नति, मतलब ग्रोथ को फोकस करने से कौन रोक रहा है? क्या ये जो आर्मी रूल, जो वहाँ पर इनडायरेक्ट आर्मी शासन चल रहा है, अगर ये हट जाए और पॉलिटिकल लीडरशिप और आपके जो इतना जो दिमाग लगाया जा रहा है आसिम मुनीर जैसे लोगों की तरफ से कि भाई हम अलग हैं, 2 स्टेट हैं, गोला बारूद चलाना, तो गोला बारूद तो कोई 10 साल का लड़का भी चला लेगा, वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं हो जाती ना साहब। लेकिन डेवलपमेंट करना, इन्वेंशन करना, बिजनेसेस को और बढ़ाना, इस तरीके की सोच पाकिस्तान में आएगी। क्या जरूरत है पाकिस्तान को थोड़े सुधार के लिए, बेहतरी के लिए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जनरल यहिया खान और उसके बाद फिर अयूब खान, फिर ज़ियाउल हक और फिर बाकी जो 25 कसर थी वो सारी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने निकाल दी जी। तो पाकिस्तान की जो, जैसे इन्होंने कहा था कि जी 50 का जो दिहाई थी उसमें पाकिस्तान की जो मईशत थी वो ज्यादा बेहतर थी हिंदुस्तान के मुकाबले में। ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुकाबले में बल्कि कई ऐसे देश थे जिनके मुकाबले में पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर थी। लेकिन उसके बाद फिर ज़ियाउल हक का दौर आया और उसके बाद फिर आगे चीज़ें उसी तरह से मूव होती रही और आगे चलते चलते फिर ये रशियन वार शुरू हो गई, जिसके बारे में जिसका जिक्र आपको ख्वाजा आसिफ का बयान का जिक्र कर रहे हैं। तो उसकी सारी सूरत हाल उसी तरह से जो चीज़ें आई, फिर बीच में एक टेन्योर आया जब बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, फिर बेनजीर की गवर्नमेंट आई। उसी दौरान फिर आगे जाकर हमें परवेज मुशर्रफ का सामना करना पड़ा। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल का बिगाड़ है उसकी बेमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि पाकिस्तान में कोई जमहूरियत प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाई। लेकिन मैं बजाते खुद जिन चीज़ों को देखता रहता हूँ या कवर करता रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होती है। वो कहीं अपना बेनिफिट या मफाद देख के तो साइड पकड़ लेती है, जहां उसका मफाद नहीं होता तो वो दूसरी तरफ चली जाती है। जिसकी एक मिसाल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए हर वो काम किया था जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, करप्शन। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये वजूहात की वजह से ही पाकिस्तान आज अपनी इस मुआशी सूरत हाल का सामना कर रहा है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में थोड़ी बहुत हमें बेहतरी नजर आ रही है उसका भी रीजन यही है कि 3 दिहाइयाँ हो गई है, 3-4 टेन्योर ऐसे गुजरे जिसमें अब वो पॉलिटिकल मूवमेंट है और सारी चीजें बेहतर हो रही हैं। एक ज़मीर जी, एक क्विक 30 सेकंड्स रिस्पॉन्स यहाँ पर कि भाई जो मजहब करते करते वहाँ पर मजहब का इस्तेमाल करते हैं और मजहब को भी बदनाम करते हैं आपके वहाँ पर लोग, जो चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, करप्शन वो कर रहे हैं। आपके मजहब में तो अलाउ भी नहीं होगा, ब्याज का भी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये मजहब के नाम पर जो वहाँ पर खेल खेला जा रहा है, एंटी इंडिया एंटी हिंदू जो सोच रखी जा रही है, और ये बहुत बड़ी एक तरीके से धोखेबाजी मजहब के साथ भी तो कर रहे हैं साहब। आप मुझे अगर ये थोड़ा सा हिंट दे दें, दे तो जी 10 सेकंड में।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं, और इसके हवाले से कल हमारे उलमा थे जो कि वाघा बॉर्डर पे आए थे, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा था कि जो काम इस वक्त कश्मीर में हुआ है ये जुल्म है, ये जिहाद नहीं है। बेसिकली जिहाद का मकसद यही है कि आप मजलूम का साथ दें और जालिम का हाथ रोकें। जिहाद का ये कहीं पे भी इसका तर्जुमा ये नहीं है कि आप किसी बेगुनाह पे जुल्म करें, किसी बेगुनाह की गर्दन उड़ाएं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बिल्कुल कई जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके साथ उनकी जो मुआहदात थे उसमें बिल्कुल क्लियर था कि वहां पे जो रहने वाले जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको पूरी तरह से अमान होगी तब तक कि जब तक वो उस मुल्क की कानून को वायलेट नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कानून के अंदर रहते हुए जितने भी लोग हैं उनको अमान देना तो इस्लाम का पहला बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी था। और मैं देखिए, दुश्मनी अपनी जगह है, हम देखिए डिस्टर्ब्ड पाकिस्तान भारत के लिए एक सरदर्द है। वैसे ही हम अपनी ज़मीन को खो चुके हैं, बांग्लादेश भी खो चुके हैं, सब कुछ भारत का था, जिसको अखंड भारत का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान में कहते हैं कि वो चाहते हैं यहाँ तक फैलना, जो हमारा था वो हमसे बिछड़ गया। मज़हब चाहे अलग हो गई लेकिन था तो वो हमारे लिए ही